हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ओपी सर आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य करियर फाउंडेशन कोर्स 92 पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य करियर फाउंडेशन पर यूपी टीजीटी मैथ्स, जी हाँ, यूपी टीजीटी मैथ्स की जो प्रिपरेशन है वो अध्यायवार जारी है। तो डियर फ्रेंड्स, आप हमारे साथ बने रहिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड की जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, मतलब उसका कोई भी शुल्क आपको नहीं देना है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बता दूं कि हमने यूपी टीजीटी मैथ्स पहले हमने एक पोर्शन लिया है मैथमेटिक्स का अलजेब्रा, जिसके अंतर्गत अन्य मैथमेटिक्स से हटकर सेपरेटिकल जो एक मैथमेटिकल डिसिप्लिन है, मीन्स सेट थियरी समुच्चय सिद्धांत को हम यहाँ से आपके लिए लाए हुए हैं। तो अभी तक हमने क्या किया कि सेट थियरी के अंतर्गत, ध्यान दीजिए, सेट थियरी के अंतर्गत हमने क्या किया कि पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, इंट्रोडक्शन, उसके पश्चात हमने इसके कंसेप्ट को क्लियर किया। आफ्टर दैट हमने इसकी डेफिनेशन दी। इसकी डेफिनेशन का अर्थ ये है कि सेट थियरी की एक सेट को कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हमने डिफाइन किया। उसके पश्चात हमने क्या किया, डिफाइन करने के पश्चात एक सेट का नोटेशन कैसे होता है, उसका संकेतन कैसे होता है, हमने ये अपनी प्रीवियस वीडियो में कर लिया है। तो डियर फ्रेंड्स, मुझे ये उम्मीद है, मैं ये आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई समस्त जानकारी और यूपी टीजीटी मैथ्स के अंतर्गत जो सेट थियरी हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको डेफिनेटली पसंद आई होगी। तो डियर फ्रेंड्स, इसी कड़ी में आज हम चलते हैं आपके लिए कुछ नया बताने का। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। आज मैं बात करने वाला हूं कि सेट थियरी में समुच्चय सिद्धांत में क्या होता है कि किसी एक सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो उसके रिप्रेजेंट करने के लिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज हम क्या, हमारा जो टॉपिक है सेट थियरी के अंतर्गत क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। ध्यान दीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, इस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो एक सेट है वो क्या है, डेफिनिट एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स का, ऑब्जेक्ट का एक क्या है, कलेक्शन है। और उस कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रायः दो मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, उसका यूज किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम किसी भी सेट को क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। जैसे पहले सेट की मैं बात कर लूं तो जो पहला सेट है उसको बोलते हैं टेबुलर मेथड, टेबुलर इसको बोल सकते हैं, इसको लिस्टिंग भी बोल सकते हैं। देख रहे हैं आप, टेबुलर बोल सकते हैं इसको, इसको लिस्टिंग बोल सकते हैं और इसको रोस्टर भी बोल सकते हैं, रोस्टर मेथड। और जो सेकेंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, उसकी जो मेथड है डियर फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी, अथवा इसको एक और नाम देते हैं सेट बिल्डर, फॉर्म इसको बोलते हैं। और इसी जो प्रॉपर्टी अथवा जो सेट बिल्डर मेथड है, इसका एक और भी नाम होता है जिसको हम सिंबॉलिक मेथड भी कहते हैं। देखा आपने, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट मीन्स एक समुच्चय का रिप्रेजेंटेशन किन किन विधियों के माध्यम से किया जाता है, तो उसमें है टेबुलर, लिस्टिंग अथवा उसको रोस्टर मेथड बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, टेबुलर और लिस्टिंग सूचीबद्ध विधि, और जो दूसरी है प्रॉपर्टी सेट बिल्डर,
सिंबॉलिक मेथड अर्थात इसको बोलते हैं गुण विधि। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट मेथड को लेते हैं और इसके अंतर्गत एक सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जब हम सेट बिल्डर टेबुलर अथवा लिस्टिंग मेथड के अंतर्गत जब किसी सेट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो क्या करते हैं, सपोज करिए जैसे एक सेट ए हो। हमने बोला था नोटेशन ऑफ ए सेट में कि यदि किसी सेट मतलब कलेक्शन ऑफ थिंग्स ऑब्जेक्ट्स को दिखाना हो तो उसको अल्फाबेट मीन्स अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर का इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल लेटर का। और यदि ए एक समुच्चय है और इसके सदस्य ए बी सी हैं, मीन्स ए बी सी आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, तो हम इसको टेबुलर लिस्टिंग अथवा रोस्टर मेथड में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ इस ब्रैकेट का नाम आप सुने होंगे, जानते इसके बारे में। इस ब्रैकेट का नाम है कर्ली ब्रैकेट, जिसको हम मझला ब्रैकेट बोलते हैं। तो मझले ब्रैकेट के अंतर्गत किसी सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, सदस्य होते हैं, उनको कॉमा लगा करके क्या कर देते हैं, रख देते हैं। ये कौन सी मेथड हो गई, टेबुलर मेथड। ध्यान दीजिए, यदि हमें टेबुलर मेथड के अंतर्गत किसी समुच्चय को दर्शाना है तो कुछ नहीं करना, बल्कि कर्ली ब्रैकेट जो होता है, मिडिल ब्रैकेट जो होता है, इसके अंतर्गत सदस्यों को कॉमा लगा के रख देते हैं। और ध्यान दीजिए, हम कर्ली ब्रैकेट का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये देखिए आउटस्टैंडिंग है। कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, हम छोटे ब्रैकेट का क्यों नहीं इस्तेमाल करते, इस बड़े वाले ब्रैकेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बता दूं, जो ये छोटा ब्रैकेट होता है ना और जो बड़ा ब्रैकेट होता है, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, इनके रेंज को दर्शाते हैं। तो रेंज जब इनसे दर्शाया जा सकता है तो इसलिए हमें क्या करते हैं, हम सिर्फ कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, किसको दर्शाने के लिए, एक समुच्चय को दर्शाने के लिए। तो ये कौन सी मेथड है, ये बहुत ईजी है, जिसके अंतर्गत टेबुलर मेथड इस्तेमाल होती है। अब डियर फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं दूसरी जो मेथड है, प्रॉपर्टी मेथड, जिसको कि हम गुण विधि बोलते हैं। तो याद रखिए, जो प्रॉपर्टी मेथड होती है उस समुच्चय में सम्मिलित होने वाले मात्र एक सदस्य के गुण पर डिपेंड करती है, और वहीं से हम पता लगा लेते हैं कि ये सेट बिल्डर मेथड है। जैसे देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि सपोज करिए कि यदि एक सेट ए हो और इसका एक वेरिएबल मीन्स एक स्वेच्छ अवयव इसका एक्स हो, यदि समुच्चय ए में उपस्थित उनके सदस्यों के गुणों को पी एक्स से दर्शाया जाए, डिनोट किया जाए, तो हम समुच्चय ए को प्रॉपर्टी मेथड में कैसे लिखेंगे इसको भी इसी कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत यक्स सच दैट, इस सिंबल का नाम जरा ध्यान दीजिए, यक्स सच दैट पी एक्स, इससे हम दर्शाएंगे। जहां ये जो डबल बिंदु है इसको हम कॉलन बोलते हैं, कॉलन। और कभी कभी क्या होता है कि इस कॉलन को हम एक खड़ी लकीर से भी दर्शा सकते हैं, इसका सिंबल है। और इस कॉलन का यहाँ पे मीनिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग होती है सच दैट। डियर फ्रेंड, तो इसका अर्थ ये है कि समुच्चय ए में सम्मिलित होने वाला जो सदस्य है वो क्या है, पी एक्स नामक गुण को रखता है। जैसे अभी आपकी जानकारी के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल, अब ए इक्वल टू लिखा है इस प्रकार से कि ए ई आई ओ यू लिखा आपने। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ गए होंगे, इतने अनभिज्ञ तो है नहीं, आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप जान गए होंगे कि यह एक सेट है और ये ए ई आई ओ यू अर्थात इनको आप जानिए कि ये कौन है। तो ये इनको देखकर आप तुरंत बता दिए हैं कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये सभी स्वर अक्षर ही तो हैं, तो इनका जो गुण है, इनके जो बिल्डिंग की एक फॉर्म है, इसको आपने पहचान लिया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये कौन सी मेथड हो गई, ये हो गई रोस्टर मेथड, लिस्टिंग मेथड। जब हम इसी समुच्चय को सेट बिल्डर मेथड के अंतर्गत, सिंबॉलिक मेथड के अंतर्गत लिखने का प्रयास करेंगे तो लिखेंगे, इन सदस्यों के लिए हम क्या देते हैं, एक्स, तो लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स,
मतलब x का मतलब है x ऐसा है कि, मतलब इस समुच्चय में आने वाले सदस्य कैसे हैं, तो x सच दैट x क्या ये लोग हैं, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, स्वर अक्षर है। देखा आपने, अंग्रेजी वर्णमाला के इसमें कौन आए हैं, स्वर अक्षर आए हुए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अभी आपने सीख लिया कि एक समुच्चय का रिप्रेजेंटेशन दो विधियों के अंतर्गत किया जाता है, टेबुलर लिस्टिंग रोस्टर मेथड, प्रॉपर्टी सेट बिल्डर मेथड, अथवा इसी मेथड का नाम क्या होता है, सिंबॉलिक मेथड। अब डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं कि सम इंपॉर्टेंट सेट ऑफ नंबर्स। नंबर्स मैंने पहले ही चर्चा किया था कि आप क्या है कि नंबर्स के विषय में यदि बढ़िया से जानकारी रखते हैं तो ही सेट बिल्डर, ये जो सेट थियरी है, इसको आसानी से पढ़ पाएंगे। तो कुछ ऐसे सेट हैं जो स्पेशल रूप से नंबर्स के लिए बनाए गए हैं। जैसे मैं बता दूं आपके लिए, मैं इसको पहले इरेज कर देता हूं। हाँ, तो डियर फ्रेंड्स, अभी मैं आपके लिए कहा कि सम इम्पॉर्टेंट जो सेट होते हैं ऑफ नंबर्स के, सपोज करिए कि जब आप 1 2 3 ऐसे करते करते आप प्लस अनंत तक जाते हैं, तो इसको देखकर आपको पता चल गया होगा कि एक से शुरू होने वाली जो संख्याएं हैं उनको नेचुरल नंबर कहते हैं। तो ऐसी संख्याओं की जो एक टोली है, जो एक सेट है, इनके में सदस्य प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसीलिए डियर फ्रेंड्स, इसको हम एन से डिनोट कर देते हैं और इसको इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। तो देखा आपने, यदि 1 2 3 4 5 ऐसे सो ऑन चलता गया पॉजिटिव तक, तो इसको हम कहेंगे ये कौन सी नंबर का एक सेट बना, नेचुरल नंबर का। डियर फ्रेंड्स, आई या तो जेड, आई हो या जेड हो, ये किनका सेट बनता है, ये पूर्णांकों का सेट बनता है, इंटीजर्स का बनता है। इसका ये कौन सा सेट हो गया, पूर्णांकों का। यदि आई प्लस या आई माइनस, या तो ये जेड भी हो सकता है, जेड प्लस या जेड माइनस, तो इनसे किन संख्याओं का एक सेट बनता है, तो डियर फ्रेंड्स, यदि प्लस है तो धनात्मक आप कहेंगे, धनात्मक पूर्णांकों का समूह, उनका समुच्चय, और जब माइनस है तो निश्चित रूप से आप कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांकों का समूह या उनका समुच्चय। हो गया ना क्लियर। और अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, यदि आर हो आर, तो आर मीन्स किन संख्याओं का समुच्चय मानेंगे, किनका सेट मानेंगे, तो डियर फ्रेंड्स ये होगा रियल नंबर्स का। किसका होगा, रियल नंबर्स का। अब रियल नंबर में कौन कौन संख्याएं आती हैं, तो डियर फ्रेंड्स इसमें संख्याएं आती हैं परिमेय आएगी, और इसमें कौन आएंगी, अपरिमेय। ठीक, और परिमेय में पूर्णांक भी सम्मिलित होते हैं। याद रखिए, समस्त पूर्णांकों को एक परिमेय संख्या की संज्ञा दी जाती है। तो इसलिए रियल नंबर के जो सेट को किससे दर्शाएंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आर से। अब बात करते हैं, जैसे सपोज करिए डियर फ्रेंड्स, कहीं कहीं इस तरह भी लिखा होता है, ये डब्लू आ जाए, तो डब्लू क्या है, ये पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक, इसको आप लेकिन एक कर्ली ब्रैकेट में लिखकर ही दर्शाएंगे। याद रखिए, आपने अभी टेबुलर मेथड सीख लिया है। यदि कहीं पर क्यू लिखा हो तो इस क्यू को हम क्या दिखाएंगे, ये परिमेय संख्याओं, रेशनल नंबर का क्या है, ये एक सेट बनता है, उससे हम क्यू से दर्शाते हैं। ठीक है। यदि डियर फ्रेंड्स कहीं आई आर लिखा आ जाए, तो आई आर का अर्थ ये होता है कि ये पूर्णांकों का एक समूह दिखाता है। ध्यान दीजिए, आई आर क्या है, आई मीन्स पूर्णांकों का, और आर को अभी आपने कहा कि ये परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या, अर्थात ये रेशनल नंबर को भी दर्शाता है और इरेशनल नंबर को टी से प्रेजेंट करते हैं। याद रखिए कि जो आर है, इससे हम क्या करते हैं, एक रेशनल नंबर माने परिमेय को दर्शाते हैं, और जो टी है ना, इससे हम अपरिमेय को दर्शाते हैं। तो इसलिए आई आर जो है वो किनका एक सेट बनता है, पूर्णांकों, परिमेय और अपरिमेय का। तो डियर फ्रेंड्स, कभी कभी सी भी आ जाता है, तो जो सी है ना,
सी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स सी इक्वल टू होता है ना एक्स प्लस आई वाई या ए प्लस आई बी, तो इसमें एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये किसका है? कॉम्प्लेक्स नंबर, मीन्स आप जानते हैं समित संख्या का एक सेट है। तो डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और ये सीखते हैं आज की द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ सेट थियरी। मीन्स हम क्या पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं सेट थियरी के अंतर्गत डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। डिफरेंट टाइप ऑफ सेट, डिफरेंट टाइप ऑफ सेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी सेट को हम दो पार्ट में पहले डिवाइड कर देते हैं, दो उसके हिस्से कर देते हैं। जैसे सपोज करिए एक सेट है, इस सेट को हम पहले कहते हैं कि ये है एम्प्टी सेट, अथवा ये हो सकता है नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट की मैं बात कर लूं तो इसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय, रिक्त। और इसको आप जानते हैं कि नॉन एम्प्टी है तो मतलब ये क्या है? अरिक्त है। तो कुल मिलाकर जो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट का अर्थ ही हो जाता है कि यह ऐसा सेट है, ऐसा एक समुच्चय है जिनमें एक भी सदस्य विद्यमान नहीं है, जिनमें एक भी सदस्य विद्यमान नहीं है। जैसे मैं कह दूं कि Z प्लस तथा Z माइनस, देख रहे हैं आप, Z प्लस Z माइनस, क्या समझे आप? अभी आपने कहा था कि जो Z है वह पूर्णांकों का एक क्या है? सेट है। ये प्लस लिखे होने के नाते या धनात्मक पूर्णांकों का एक समुच्चय है, और ऋण होने के नाते या एक ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय है। तो मैं बोल दूं कि Z प्लस तथा Z माइनस के बीच कौन सी वो संख्या है जो दोनों में विद्यमान है? बताइए कौन है? अभी आप जान गए कि यहाँ 0 है। अब यहाँ इसमें ऋणात्मक, सॉरी, इसमें सभी धनात्मक संख्याएं हैं, मतलब +1 +2 +3, और इसमें क्या? -1 -2 -3। तो आप बताइए कौन सी वो नंबर्स हैं जो इन दोनों के मध्य है? तो इन दोनों के मध्य एक भी नंबर्स ऐसी नहीं है जो कॉमन है। क्यों? क्योंकि इसमें समस्त नेगेटिव हैं और इसमें समस्त, सॉरी, इसमें सभी नेगेटिव और सभी पॉजिटिव हैं। तो इसलिए यह ऐसे सेट को रिप्रेजेंट करता है जिसमें एक भी सदस्य क्या है? मिला नहीं, कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाया। या एक और भी एग्जांपल लेता हूं, जैसे x एक वेरिएबल है और x की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन है, 2 से ग्रेटर देन बस, बट 3 से लेस देन है। लेकिन इसमें जो x है वो बिलोंग्स टू कैपिटल N, मीन्स 2 और 3 के बीच ऐसी एक संख्या बताइए जो कैसी हो? प्राकृतिक संख्या। तो बताइए कौन है? आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 और 3 के बीच कोई प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। जब भी होगी वो कोई ना कोई परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए, यह ऐसे समुच्चयों का एग्जाम्पल है जो एम्प्टी सेट को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो एम्प्टी सेट होता है, एक भी सदस्य ना होने के कारण इसको नल सेट भी कहा जाता है, ठीक है ना, और इसको वाइड सेट भी कहते हैं। इसी का नाम है, एम्प्टी सेट को ही हम नल सेट भी कहते हैं और वाइड सेट भी कहते हैं। अब बात करते हैं नॉन एम्प्टी सेट की। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नॉन एम्प्टी सेट वही सेट होगा जिसमें कम से कम एक एलिमेंट तो जरूर होगा। कम से कम इसमें एक एलिमेंट्स जरूर होगा, मतलब ये रिक्त नहीं होगा। इसका ही अर्थ हो गया। तो जो नॉन एम्प्टी सेट है, इसको हम ये कह सकते हैं कि जो नॉन एम्प्टी सेट है ये क्या हो सकता है? यह हो सकता है एक फाइनाइट सेट और एक हो सकता है इनफाइनाइट सेट। देख रहे हैं आप, एक फाइनाइट सेट है और एक इनफाइनाइट सेट। तो जो फाइनाइट सेट होता है इसमें हम ये कह सकते हैं कि ऐसा सेट
ऐसा समूह जिनमें उनके सदस्य सीमित हैं, या ये भी हम कह सकते हैं कि जिनमें सदस्यों की संख्या की हम गणना कर सकते हैं, है ना। जैसे मैं कह दूं 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समूह, तो आप अब समझ गए हैं कि 1 से लेकर कहां तक 100, तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह या उनके कलेक्शन को आप कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको जब एक लिस्टिंग मेथड के अंतर्गत लिखेंगे 1 2 3 कॉमा लगा के करली ब्रैकेट के अंदर कहां तक लिखेंगे 100 तक। तो आपने इसकी संख्या को सीमित देख लिया और इसको क्या कर लिया, आपने काउंट भी कर लिया, तो निश्चित रूप से यह कैसा समुच्चय होगा, फाइनाइट सेट होगा। ठीक ना डियर फ्रेंड्स, तो इसको कौन सा समुच्चय बोलेंगे, फाइनाइट सेट। अब बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की। तो इनफाइनाइट सेट जस्ट इसी का अपोजिट है। इनफाइनाइट सेट ऐसे समुच्चय का बोध करवाता है कि इनमें आने वाले जो सदस्य हैं वो असीमित हैं। वो कैसे हैं, असीमित हैं, मतलब इसमें सदस्यों की संख्या कुछ निश्चित नहीं होती। जैसे अभी कहा जाए कि प्राकृतिक संख्याओं का समूह, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो आप बताइए, कोई तो निश्चित मैंने नहीं कहा, सिर्फ कह दिया कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो इसका अर्थ ये नहीं हो जाता कि 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 7, नहीं, मीन्स 1, 2 ऐसे डॉट डॉट करते हुए कहां तक चले जाएंगे, अनंत तक। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो होता है सदस्यों की संख्या सीमित नहीं होती है, असीमित होती है। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, आपने अभी देखा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को। अब फाइनाइट के अंतर्गत हम पढ़ लेते हैं कौन कौन। फाइनाइट के अंतर्गत पढ़ लेते हैं हम, जैसे सपोज करिए सिंगलटन सेट, और एक पढ़ लेते हैं कौन सा, यूनिवर्सल सेट। देख पा रहे, सिंगलटन सेट। तो डियर फ्रेंड्स, सिंगलटन सेट की बात मैं कर लूं तो जो सिंगलटन सेट होता है ना, इसके नाम से ही पता चलता है कि जो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो ओनली 1 ही होंगे। मतलब ऐसे लोगों का समूह, ऐसे लोगों का कलेक्शन जिसमें एलिमेंट मात्र कितना रहे, एक ही रहे। जैसे मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेता हूं कि सपोज करिए एक संख्या ऐसी चुनिए जो 2, देखिए एक ऐसी प्राकृतिक संख्या चुनिए जो 2 और 4 के बीच हो। तो आप जानते हैं कि x, यदि x बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब x एक प्राकृतिक संख्या होगी, तो x की वैल्यू 2 से बड़ी, बट x की वैल्यू 2 से 4 से छोटी। तो मीन्स इसमें x का कौन सा मान मिलेगा, x का मान सिर्फ कितना मिलेगा, 3। क्यों, क्योंकि 2 और 4 के मध्य एक ही वो नेचुरल नंबर है जो कौन है, 3 है। तो इस तरह से आप ये कह पाएंगे कि सिंगलटन सेट में यदि ये एक समुच्चय ए होता तो इसमें मात्र कितना सदस्य मिल रहा है, एक ही, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। अब यूनिवर्सल सेट की बात कर लेते हैं। तो सिंगलटन सेट होता है एक कैसा समुच्चय जिसमें सदस्य की संख्या 1 हो। और यूनिवर्सल सेट की बात कर लेते हैं। यूनिवर्सल वर्ड से ही हमको लगता है यह एक ऐसा समुच्चय है जिसके सभी समुच्चय क्या होंगे, इसमें विद्यमान होंगे। तो कुल मिलाकर एक नया शब्द इसमें और उप समुच्चय आएगा, क्योंकि अभी उसको डिस्कस करेंगे बाद में। तो जितने भी समुच्चय होते हैं, सभी समुच्चय के सदस्य जिस सेट में विद्यमान होंगे, अर्थात कुल मिलाकर जिसमें सभी सेट के सदस्य विद्यमान होते हैं वही सबसे बड़ा होगा, अर्थात उसी को हम उसका यूनिवर्सल सेट कहेंगे। इसको हम सार्वत्रिक समुच्चय की भी संज्ञा देते हैं, याद रखिए, सार्वत्रिक समुच्चय अर्थात सभी समुच्चयों का समुच्चय, उसी को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। डियर फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए और बता दूं, जैसे यहाँ रिक्त समुच्चय को हमने अभी से दर्शाया जिसमें एक भी सदस्य हमको क्या करता है, नहीं मिलता है। तो यदि हम इसके लिए स्पेशल एक सिंबल बनाया गया है, जैसे यदि आप इसका रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो हमेशा नल सेट या वायर्ड सेट, जिसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं, इसको फाई अक्षर से ही डिनोट करते हैं, फाई से ही। लेकिन यदि आपने इसको ऐसे डिनोट कर दिया तो इसका ये अर्थ हो गया कि इनके बीच कोई एक सदस्य नहीं है, जिससे आई एम्प्टी सेट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। बट
इसके अंदर यदि आपने एक बिंदु भी लगा दिया, एक कॉमा भी लगा दिया, तो ये क्या होगा, ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉमा नामक एक बिंदु नामक कोई ना कोई सदस्य विद्यमान हो गया है, तो हम इसको कभी भी एक रिक्त समुच्चय के द्वारा क्या करेंगे, इसको नहीं मानेंगे। ठीक। और कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे फाई है, इसको भी आप इसके ब्रैकेट के अंदर बंद नहीं कर सकते, नहीं तो ये रिक्त समुच्चय को नहीं दर्शाएगा, बल्कि यह एक सिंगलटन सेट को दर्शाने लगेगा जिसका एक सदस्य फाई है। ठीक, इतना अंतर करेंगे आप। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीरो लिखकर ऐसे भी लिखा होता है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी सेट की संज्ञा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जीरो का अर्थ ये है कि जीरो इस सेट का एक क्या है, एलिमेंट है, सदस्य उसका। कभी भी हम इसको एक एम्प्टी सेट नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार से जो होता है कि एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, अभी और भी सेट हैं जिनको अभी हम क्या कहेंगे, समान, इक्विवेलेंट, डिसजॉइंट सेट, इनको भी हम अभी जा रहे हैं सीखने। तो डियर फ्रेंड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेट में हमने अभी देखा कि एक एम्प्टी सेट आया और एक नॉन एम्प्टी सेट आया। एम्प्टी सेट क्या होता है कि जो रिक्त समुच्चय होता है, इसको भी हमने आपने सीख लिया। तो ये भी याद रखिए कि जो एम्प्टी सेट होता है उनमें ऐसे सदस्य होते हैं जो असंभव गुण का पालन करते हैं, मतलब असंभव गुण से संपन्न जो होगा वो क्या होगा कि एक एम्प्टी सेट होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी सदस्य ऐसे गुण को संतुष्ट नहीं करेगा। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं कि कार्डिनल नंबर, या बात कर लेते हैं एक ऑर्डर की। किसी भी समुच्चय के ऑर्डर को, मतलब कार्डिनल को कैसे व्यक्त करते हैं, कार्डिनल नंबर, और इसको ऑर्डर भी बोलते हैं, मीन्स कोटि। तो किसी समुच्चय की कोटि को दर्शाने का अर्थ क्या होता है कि जो फाइनाइट सेट होगा, ध्यान दीजिए, फाइनाइट जो सेट होगा मीन्स नॉन एम्प्टी सेट, उसमें सदस्यों की कुछ ना कुछ संख्या होगी, कोई ना कोई इसमें सदस्य आएंगे। तो सपोज करिए यदि एक सेट ए है और इसको हम इस तरीके से दिखा दिए, इस प्रकार से, तो ये दिखाता है कि कितने सदस्य इस समुच्चय में विद्यमान हैं, यही उसका ऑर्डर कहलाता है, ये उसकी कार्डिनल नंबर कहलाती है। ओके डियर फ्रेंड्स, अब हम इसी डिफरेंट टाइप ऑफ सेट में कुछ और भी अध्ययन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपके लिए बताने वाला हूँ इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, स्वतुल्य समुच्चय। तो स्वतुल्य समुच्चय क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें आने वाले जो सदस्य हैं उनकी ओनली नंबर, मीन्स उनकी संख्या एक दूसरे को क्या हो, समान हो, लेकिन सदस्य की क्वालिटी क्या है, ये ना हो, मतलब वो समान ना होने पाए, क्वालिटी। ध्यान दीजिए, जैसे एक समुच्चय में ए लूं, इसमें सदस्य को दिखा दूं 1 2 3, और एक समुच्चय बी लूं, इसमें दिखा दूं ए बी सी। तो इक्विवेलेंट सेट हम इसको कैसे क्यों कहेंगे? ये दोनों सेट एक दूसरे के इक्विवेलेंट सेट हैं। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ, देख पा रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो कितने नंबर्स हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन सेट ए, तो 3। और जब बी की बात करेंगे इसमें भी क्या करेंगे, 3। तो कुल मिलाकर कार्डिनल नंबर में हम लिख सकते हैं एन ए इक्वल टू एन बी। तो कुल मिलाकर हमें अभी देखा कि जो ए की कोटि है वो बी की कोटि के इक्वल हो गई। तो जिन समुच्चयों में सिर्फ और सिर्फ उनके सदस्यों की संख्या समान होगी तो हम उनको, उनका एक दूसरे का क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट, मतलब कि उनका स्वतुल्य सेट। यहीं पर हम चर्चा कर लेते हैं सम या समान समुच्चय की, समान या सम समुच्चय की। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इक्वल सेट। ध्यान दीजिए, समान अथवा सम कौन समुच्चय होगा? जिसमें डियर फ्रेंड्स सदस्यों की संख्या के साथ साथ उन सदस्यों में भी समानता हो। अर्थात जैसे ये एक समुच्चय है और बी भी एक समुच्चय है, मतलब जो सदस्य ए में विद्यमान है वही सदस्य बी में विद्यमान हो। अर्थात x एक सदस्य है, x बिलोंग्स टू ए एंड x ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, मतलब जो लोग
ए के कलेक्शन में हैं वही लोग बी के कलेक्शन में भी होने चाहिए, और साथ ही साथ जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो भी क्या होने चाहिए, बराबर। ध्यान दीजिए, अभी आपने यदि आप कंपैरिजन करते हैं इक्विवेलेंट और सम अर्थात इक्वल सेट से तो थोड़ा डिफरेंस दिखेगा। ए इक्विवेलेंट सेट में ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होनी चाहिए और उनके सदस्य कैसे इनका कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन समान समुच्चय में सम समुच्चय इक्वल सेट में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब सदस्यों की संख्या के साथ साथ जो सदस्य समुच्चय ए में विद्यमान हो वही समुच्चय बी में भी विद्यमान होने चाहिए। तो ऐसे सेट को हम क्या मानेंगे, एक समान समुच्चय मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। अब डियर फ्रेंड्स हम और भी आगे थोड़ी बात कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट में अभी हमने चर्चा किया कि एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट के साथ साथ जब हम नॉन एम्प्टी सेट की बात करने लगे उसमें हमने पढ़ा फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में हमने ये भी पढ़ा कि सिंगलटन सेट, यूनिवर्सल सेट। उसके अंतर्गत फिर से जब हम एक फाइनाइट सेट को पढ़ने की बात करें तो कार्डिनल नंबर्स को दर्शाए, जैसे किसी भी समुच्चय में उसकी संख्या को कैसे दिखाते हैं इसको। उसके पश्चात अभी हमने देखा कि इक्विवेलेंट सेट क्या है और एक इक्वल सेट क्या है। अब उसी के साथ साथ हम और भी बात करने जा रहे हैं, जैसे डिसजॉइंट सेट। ध्यान दीजिए, डिसजॉइंट सेट को हम हिंदी में बोलते हैं विसंगी समुच्चय अथवा इसको असंयुक्त समुच्चय भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन के अंतर्गत क्या होता है, कौन से वो समुच्चय एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट बनेंगे, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे समुच्चय जिनमें जो उपस्थित या विद्यमान सदस्य होते हैं उन समस्त समुच्चयों में एक भी सदस्य क्या होगा, उभयनिष्ठ नहीं होगा। मतलब कोई भी उनका जो प्रतिच्छेदन में कोई भी किसी में सम्मिलित नहीं होगा। जैसे मैं बात बता दूं आपके लिए, कह दूं जैसे ए एक समुच्चय है, ये सभी जेड प्लस संख्याओं का समुच्चय है, और बी जो समुच्चय है ये किसका समुच्चय है, जेड माइनस संख्याओं का समुच्चय है। और जब इनका हम क्या करें, इनका उभयनिष्ठ चुनते हैं, इनके उभयनिष्ठ चुनने पर हम देखेंगे कि इनमें और इनमें इसकी टोली और इसमें समस्त धनात्मक पूर्णांक, इसमें समस्त ऋणात्मक पूर्णांक। तो अभी मैंने एम्प्टी सेट में ही बताया था आपको, इनमें कोई भी ऐसा सदस्य है जो कॉमन नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो उसको हम किससे दर्शाएंगे, फाई से। याद रखिए, ऐसे समुच्चय जिनमें एक भी सदस्य क्या हो, कॉमन अर्थात उभयनिष्ठ ना हो, तो उसको हम एक दूसरे क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। तो डियर फ्रेंड्स अभी हम इसके साथ ही साथ नेक्स्ट टॉपिक पर भी बात करेंगे जो है सबसेट। तो डियर फ्रेंड्स अब हम चर्चा करने वाले हैं एक सेट के सबसेट की। तो जरा ध्यान दीजिए, सबसेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ सेट थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सबसेट। इसके संबंधित जो इससे संबंधित क्वेश्चन है प्रायः टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो डियर फ्रेंड्स आप हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक, बिना वीडियो को स्किप देखने का प्रयास करिएगा, बिना स्किप के। भगा भगा पर आप देखेंगे, वीडियो को फास्ट करके देखेंगे, इसका कोई लाभ आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बीच बीच में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को रखा करते हैं जिसको जानना आपके लिए काफी आवश्यक है। सबसेट ऑफ अ सेट, ध्यान दीजिए डियर फ्रेंड। मैं बात करता हूं एक समुच्चय ए की और एक समुच्चय बी की। तो यदि इस समुच्चय ए के समस्त सदस्य बी में विद्यमान हो, ध्यान दीजिए, यदि ए के सभी सदस्य बी में विद्यमान हो तो ऐसे दोनों समुच्चयों के बीच जो एक रिलेशन, एक संबंध व्यक्त हो जाएगा, उसको हम ये कहेंगे कि ये इस प्रकार से, मतलब ये जो है इस बी का उप समुच्चय है। क्या पढ़ेंगे इसको, ए उप समुच्चय किसका है, बी का है। तभी हम कह पाएंगे कि जो ए है ना, इस बी का एक उप समुच्चय है। तो हमने अभी इसको पढ़ा कि यदि किसी समुच्चय के सदस्य किसी अन्य समुच्चय में क्या है, विद्यमान है, समस्त लोग उपस्थित हैं, तो ऐसा समुच्चय जो दूसरे अर्थात बी वाले का क्या कहलाएगा, उप समुच्चय। और इसका जो प्रेजेंटेशन है इसको लिखेंगे ए सबसेट आर इक्वल टू बी।
ठीक। अब बात यहाँ आती है कि इस ए और बी को अलग अलग नाम से कैसे जाना जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी आता है, इसी के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं, सबसेट के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं प्रॉपर सेट एंड सुपर सेट। प्रॉपर सेट, तो प्रॉपर सेट की मैं बात करूं तो जो प्रॉपर सेट होगा उसको बोलते हैं हिंदी में उचित समुच्चय, और जो सुपर सेट होगा इसको बोलते हैं अधिसमुच्चय। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने सबसेट को पढ़ा। यदि ए और बी दो समुच्चय हों, दो सेट हों और ए के प्रत्येक सदस्य बी में विद्यमान हों, तो हम ए को क्या कहेंगे कि बी का उप समुच्चय, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, ए सबसेट आर इक्वल टू बी। ऐसा क्यों है, क्योंकि कोई भी समुच्चय, कोई भी सेट खुद का एक उप समुच्चय होता है। क्यों, क्योंकि जितने सदस्य किसी समुच्चय में विद्यमान होंगे वो उसी में तो रहेंगे। ये तो यूनिक है, तो इसीलिए यहाँ ए सबसेट आर इक्वल टू बी लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब कभी कभी ऐसा हो कि ए के सभी सदस्य बी में उपस्थित हों, ए के सभी सदस्य जो हों, ए के सभी एलिमेंट्स बी में उपस्थित हों, परंतु बी में कम से कम एक ऐसा सदस्य है जो इस ए वाले समुच्चय में विद्यमान नहीं है। कम से कम एक, मिनिमम एक। तो ध्यान दीजिएगा, अभी आपने क्या सीखा, क्या डिस्कस करने वाले हम लोग। ए के सभी सदस्य बी में विद्यमान हो, परंतु बी में एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में विद्यमान नहीं हो, तो ऐसे दोनों सेट एक दूसरे को क्या कहलाएंगे, ऐसे सेट एक दूसरे के, इसमें ए वाला सेट जो है वो कहलाएगा बी का कौन सा सेट, सुपर प्रॉपर सेट। क्या कहलाएगा, प्रॉपर सेट। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए प्रॉपर सेट है किसका, बी का। देखा आपने, इन दोनों में डिफरेंस हो गया। यहां दर्शा रहा है कि यह एक सबसेट है, जबकि ए दर्शा रहा है कि बी का कौन सेट है, वो उचित समुच्चय है। क्यों, क्योंकि ए के सभी सदस्य बी में विद्यमान हैं, परंतु बी में कोई एक अवश्य ही ऐसा सेट है जो ए में विद्यमान नहीं है। तो कुल मिलाकर जैसे मैं आपके लिए बता दूं कि ए इक्वल टू क्या हो, 1 2 3 हो, ठीक है, और बी इक्वल टू क्या हो, 1 2 3 4 या 5। देख रहे हैं। अब ये क्या है, ए के सभी सदस्य बी में विद्यमान है, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है बी का उपसमुच्चय जरूर होगा निश्चित रूप से। लेकिन बी में ऐसे सदस्य हैं, एक अथवा एक से अधिक ऐसे सदस्य हैं जो क्या है कि ए में नहीं है, तो इसका मतलब जो ए है, ए जो बनेगा प्रॉपर सेट ऑफ बी बनेगा, ठीक है। तो अब जब ए बी का एक प्रॉपर सेट बन गया तो बी ए का क्या लगेगा, बी क्या होगा, तो बी को हम क्या कहेंगे, तो डियर फ्रेंड्स इसको हम कहेंगे कि बी जो है ना सुपर सेट ऑफ ए है। तो इसको दर्शाएंगे कैसे, इसी को सिर्फ उल्टा लिख देंगे, जैसे बी ऐसे होगा और ऐसे। अब इसकी मीनिंग भाई बदल गई है। यहां कहा जाएगा ए क्या है, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ किसका, बी का। और जबकि यहां क्या है, जो बी है, बी इज क्या कराएगा, ये सुपर सेट ऑफ ए का। देखा आपने। तो इस प्रकार से हम इसको सबसेट के अंतर्गत ही हम क्या दर्शा सकते हैं, एक प्रॉपर सेट और एक सुपर सेट को। तो इस प्रकार से ये जानकारी है एक सबसेट के विषय में। अब हम चर्चा ये करने वाले हैं कि कुछ ऐसी थ्योरम है जो सबसेट पर आधारित होती हैं, तो उसको हम अभी चर्चा कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हमने सबसेट के अंतर्गत एक प्रॉपर सबसेट पढ़ा और एक क्या पढ़ा अभी, सुपर सबसेट। मीन्स किसी
समुच्चय में जब हम उप समुच्चय को डिफाइन करते हैं तो उसमें प्रायः ये आ जाता है कि कौन किसका उचित उप समुच्चय है और कौन किसका अधिक उप समुच्चय है। तो अभी सबसेट पर कुछ थ्योरम भी हैं सबसेट पर आधारित कि जो रिक्त समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। ध्यान दीजिए, जो रिक्त समुच्चय होता है, जो नल सेट है, एम्प्टी सेट, वो सभी समुच्चयों का क्या होता है? उप समुच्चय होता है। और दूसरा क्या हो सकता है? प्रत्येक समुच्चय स्वयं का एक उप समुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय क्या होता है? स्वयं का एक उप समुच्चय होता है। और तो और यदि कोई फाइनाइट सेट है और उसमें उसकी कार्डिनल नंबर पता है तो किसी भी समुच्चय में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी समुच्चय के समस्त उप समुच्चयों की संख्या, ध्यान दीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इसको, कि किसी भी समुच्चय के समस्त उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है? 2 की पावर n होती है। जहां n क्या है? n इक्वल टू क्या होता है? सदस्यों की संख्या, उस समुच्चय में विद्यमान सदस्यों की संख्या होती है। तो याद रखिए, किसी भी समुच्चय के कुल कितने उप समुच्चय बन सकते हैं? ये कितना हो सकता है? 2 की पावर n से बन सकता है, जहां n क्या आएगी? उस समुच्चय में विद्यमान सदस्यों की संख्या आएगी। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि किसी समुच्चय में उपस्थित कुल उसके उचित उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान दीजिए, किसी भी समुच्चय में उपस्थित क्या होते हैं? उसके उचित उप समुच्चयों की संख्या, उचित उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है? वो 2 की पावर n माइनस 2 होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखा आपने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी समुच्चय के उचित उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n माइनस 2 होती है। कहने का अर्थ ये है, यदि मैं सिर्फ उप समुच्चयों की बात कर लूं, उप समुच्चयों की, तो जैसे एक सेट जो है 1 2 3, ये एक सेट है और इसके सिर्फ और सिर्फ उप समुच्चयों की संख्या लाएं तो हम लिख सकते हैं कि उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है? 2 की पावर n होती है। तो n मीन्स कितने एलिमेंट है इसमें? काउंट करिए, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8। यदि इसमें इसके उचित उप समुच्चयों की संख्या पूछी जाए, उचित उप समुच्चयों की संख्या, तो डियर फ्रेंड्स 8 नहीं होगी। इसके उचित उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी? 2 की पावर n माइनस 2 होगी, अर्थात 2 की पावर 3 माइनस 2 मीन्स कितना हो जाएगा? 8 माइनस 2 इक्वल टू कितना आएगा? 6 आएगा। ये आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, ये उचित हो गया। और कभी कभी आ जाता है वास्तविक उप समुच्चयों की संख्या, वास्तविक उप समुच्चयों की संख्या, ध्यान दीजिएगा सब में डिफरेंट हो रहा है भाई। सिर्फ और सिर्फ उप समुच्चयों की संख्या यदि पूछा जाए तो उसको हम 2 की पावर n से क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। यदि उचित उप समुच्चयों की संख्या पूछा जाए तो उसको हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर n माइनस 2 से। लेकिन यदि वास्तविक आ जाए, क्या आ जाए? ध्यान दीजिएगा, वास्तविक उप समुच्चयों की संख्या, तो इसको क्या लिखेंगे हम? 2 की पावर n माइनस 1 से दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी समुच्चय का एक उप समुच्चय अवश्य होगा। कौन? फाई। तो फाई क्या है? फाई तो एक वास्तविक होता नहीं, वो तो एक सिंबल है। इसीलिए फाई मीन्स खाली, और खाली जो होता है वो क्या होता है? कि समुच्चय में किसी भी अंक की संज्ञा नहीं देता।
तो इसलिए हम यदि याद करना चाहते हैं समुच्चय ए के वास्तविक उप समुच्चयों की संख्या तो लिखेंगे 2 की पावर n माइनस 1 से, और ये हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 1, तो कितना आएगा, ये 7 आएगा। देखा डियर फ्रेंड्स, ये क्या है, उप समुच्चय पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण थ्योरम है जिससे कि क्वेश्चन प्रायः एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, चाहे वो पीजीटी हो चाहे वो टीजीटी, दोनों के मैथ्स के एग्जाम में। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा इंटरवल्स की। बात करने वाले हैं इंटरवल्स के विषय में। इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, मतलब एक अंतराल जो वास्तविक संख्याओं के सबसेट पर आधारित हो, इसको कैसे हम सेट करते हैं, चेक करते हैं। तो पहले मैं इंटरवल की बात कर लेता हूं। डियर फ्रेंड्स, एक इनिशियल पॉइंट हो और एक इसका टर्मिनल पॉइंट हो, मतलब प्रारंभिक बिंदु और एक इसका अंत बिंदु, तो क्या होता है कि इंटरवल जो होता है मेनली 2 टाइप्स का होता है। एक को बोलते हैं हम ओपन इंटरवल और दूसरे को बोलते हैं मुख्य रूप से क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अब इस ओपन इंटरवल की बात कर लेते हैं। यदि एक इनिशियल पॉइंट ए और एक टर्मिनल पॉइंट बी हो और इसके अंतर्गत ए और बी के अंतर्गत आने वाली कोई आर्बिट्रेरी एक नंबर, एक ऐसी हो x, एक संख्या x हो, एक वास्तविक संख्या क्या हो, x हो, और x की वैल्यू a से बड़ी हो लेकिन b से क्या हो, छोटी हो, तो ऐसे इंटरवल को हम ओपन इंटरवल कहते हैं, जिनमें प्राथमिक बिंदु मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंत बिंदु सम्मिलित नहीं होते हैं। तो ऐसे इंटरवल को क्या बोलते हैं हम, ओपन इंटरवल। यदि डियर फ्रेंड्स इनिशियल पॉइंट ए और टर्मिनल पॉइंट बी हो और इसमें जो एक वास्तविक संख्या x हो और x की जो वैल्यू हो वो a से तो बड़ी हो, साथ ही साथ a भी हो, और b से छोटी हो परंतु साथ ही साथ b भी हो, तो कुल मिलाकर ऐसा इंटरवल जिसमें जो एक वास्तविक संख्या का मान a से लेकर कहाँ तक हो, b तक हो, जिसके हल में, जिसके समुच्चय में, जिसके कलेक्शन में प्रथम और अंत बिंदु सम्मिलित हों, तो ऐसा इंटरवल क्लोज इंटरवल कहलाता है। तो कभी कभी ये भी होता है सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। तो जो सेमी ओपन होगा, जैसे एक इंटरवल इस ढंग का हो, ये ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे, सेमी ओपन इंटरवल, देख रहे हैं। और यदि कभी कभी ऐसा हो तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो इस प्रकार से भी कभी कभी एक कलेक्शन मिलता है हमको चेक करने के लिए, उसको भी, उसका भी हम लोग क्या करते हैं, जिक्र करते हैं, ध्यान देते हैं, तो हमें ऐसे इंटरवल भी आ जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, इससे जो होता है ना, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लेंथ ऑफ एन इंटरवल, लेंथ ऑफ एन इंटरवल। लेंथ ऑफ एन इंटरवल, तो लेंथ कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। चाहे इंटरवल ये वाला क्लोज्ड हो, चाहे इंटरवल ये ओपन हो, चाहे इंटरवल कैसा हो कि सेमी ओपन हो, सेमी ओपन हो, चाहे इंटरवल सेमी क्लोज्ड हो, इनमें से किसी भी इंटरवल की यदि हमें लेंथ फाइंड आउट करनी हो तो हम लेंथ ऑफ एन इंटरवल की कैसे फाइंड आउट करेंगे, b माइनस ए, इससे हम फाइंड आउट कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, उसके टर्मिनल पॉइंट में से उसके इनिशियल पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कि लेंथ ऑफ एन इंटरवल क्या होती है और कैसे फाइंड आउट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही, और आप हमारे साथ बने रहिए और हम तब चर्चा करने वाले हैं और भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के विषय में, जिसको मैंने पहले ही एक शेड्यूल सेट थ्योरी का बना के दिखा दिया था, उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तब तक आप सुरक्षित रहिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।